Good morning, students. Today we will start our second chapter of the book Working of the Constitution. उसमें सेकेंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशन अमंग देम। तो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, ऐसा कोई कंपोजिशन ऐसी नहीं है उसमें कि जो सिर्फ गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं सिर्फ उस पे ही काम करें, सिर्फ उस पे ही बात करें। ठीक है। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन एंजॉय सर्टेन राइट्स। तो क्या है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट करता है। गवर्नमेंट की पावर कहाँ, कैसे, कितनी यूज़ करनी है, उसको भी लिमिट करता है। ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। Part 3 In this chapter we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limit on these rights. In the past 50 years, the scope of rights has changed and in some respects expanded. After studying this chapter, you would know what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India, how these rights are protected, what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights, and what is difference between the fundamental right and the directive principle of state policy. तो क्या है कि जो संविधान ने हमें राइट दिए हैं वो उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी ही अहम भूमिका है और अहम जगह आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है वो है फंडामेंटल राइट हैं। और पिछले 50 सालों से इसके लिए स्कोप है कि फंडामेंटल राइट्स को एक्सपैंड भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कितने तरह के हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और जुडिशरी का क्या रोल है फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में और प्रोटेक्ट करने में और डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है। पहले तो हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। तो राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो पता होनी चाहिए हमें। सबसे पहले क्या था, इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एशियन गेम्स द गवर्नमेंट एंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो 1982 की बात है जब एशियन गेम्स के लिए क्या था, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, अपने हिसाब से वर्कर्स को रखा और उन वर्कर्स को लो वेजेस पे काम दिया। ठीक है। तो पुअर वर्कर्स लेके आए लो वेजेस पे उनको काम दिया, उनकी वेज थी जो भी उनको जो चार्ज देना था वो भी पूरा चार्ज उनको नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा नहीं था और जो लोग थे उनके राइट्स का भी हनन हो रहा था। तो उसके बाद क्या थी, सोशल साइंटिस्ट की एक टीम थी जिसने स्टडी की पूरी कंडीशन और याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं पे भी किसी भी पर्सन से आप काम ले रहे हैं, कोई भी काम लेता है और उसको उसकी पूरी वेज नहीं देता ताकि उसको खुद को मुनाफा ज़्यादा हो, तो ये तो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया। तो इस वजह से क्या था, ऐसी बहुत सारी हज़ारों चीज़ें हैं कोर्ट में जो एप्लीकेशंस है, पहले भी आती रही थी, अब भी आती रही हैं कि कैसे फंडामेंटल राइट्स किसी का कैसे वायलेट हो जाता है। एक और एग्ज़ाम्पल है माइकल लेलोंग का। माइकल लेलोंग 23 साल के थे जब उनको अरेस्ट कर लिया था। वो क्या थे, मोरी गांव के असम के डिस्ट्रिक्ट में चुबुरी विलेज के रहने वाले थे। उनको किस दंगे भड़काने के जुर्म में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और बहुत टाइम तक उनको पहले क्या है जेल में रखा जाता है। तो मेंटल इंजरी की वजह से उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद डॉक्टर्स क्या है 2 बार जेल अथॉरिटी को लिखते हैं 67 में और 96 में कि ये आदमी अब ठीक है, ट्रायल के लिए ये रेडी है, तो इसके केस की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता तो वो क्या है, वहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में ही रहते हैं बहुत टाइम तक।
उनको जुलाई 2005 में छोड़ दिया जाता है जब वो 77 ईयर्स के थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 54 ईयर्स कस्टडी में बिना किसी जुर्म के निकाल दिए थे, क्योंकि हियरिंग नहीं थी, उनकी कभी सुनवाई नहीं आई, उनकी कभी बारी नहीं आई उनके केस की, इस वजह से किसी का ध्यान नहीं था। तो वो उनको किसने आज़ाद करवाया था? नेशनल ह्यूमन राइट के कमीशन ने उनको आज़ाद करवाया था। उसकी पूरी जितनी वो पूरी याचिका लगी थी, उस याचिका दायर करवाई थी, उसके ऊपर पूरी बात करनी, उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करने, ये सब चीज़ें ह्यूमन राइट कमीशन ने किया और फिर उसको आज़ाद करवाया। तो इससे हमें क्या पता चलते हैं कि जो मैकल है उसकी तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। अब एक पर्सन अगर 54 ईयर्स तक जेल में रहेगा बिना किसी जुर्म के, तो उसकी लाइफ क्या होगी? अगर वो 23 ईयर्स का था जब वो जेल गया था, वो 77 ईयर्स का था। अब 77 ईयर्स की एज में क्या वो घर बना सकता है? क्या वो अब शादी करेगा? क्या वो पढ़ेगा? क्या वो जॉब करेगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नहीं होंगी। तो इस वजह से क्या है कि ह्यूमंस के पास राइट होने बहुत ज़रूरी थे, और वो राइट सिर्फ होने नहीं, वो प्रैक्टिस में भी होने चाहिए, काम भी करने चाहिए। तो इस वजह से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या राइट होने चाहिए और वो कैसे इंटरवेंशन उनकी होनी चाहिए, कैसे क्रियान्वयन होनी चाहिए, कैसे वो काम करते हों। In the case of the first instance also there was violation of right provided in the constitution। तो बहुत सारे केस ऐसे हैं, हमने भी जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं उनका उल्लंघन हो जाता है, बट इट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट। लेकिन जो उल्लंघन होता है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। As a result, worker could get what was due to them in the form of their rightful wages. The Constitution guaranteed to the right against exploitation ensured justice to these workers। तो जो इनके वेजेस रहते थे ना वर्कर्स के, वो उनको बाद में बहुत जो जितना जिसका बकाया रहता था वो मिल गया था। तो ये क्या है? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गारंटी देता है, अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है काम करने वालों को, कामगार मजदूरों को भी, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स क्या है? बोथ दीज एग्जाम्पल शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट एंड ऑफ एक्चुअल इम्प्लीमेंट ऑफ दीज राइट। तो दोनों एग्जाम्पल क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस बताते हैं हमें अधिकारों की, और क्या है उनका प्रॉपर क्रियान्वयन, वो कैसे प्रॉपर काम करेंगे। अ डेमोक्रेसी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव certain rights and that the government will also recognize these rights. Therefore is often a practice in most democratic countries a list to the right of the citizen in the constitution itself. Such a list of right mentioned and protected by the constitution is called bill of rights। तो क्या है? बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको कंबाइन करके सभी कंट्रीज़ में है, मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है, जिनको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। खेल लो बेटा, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स, अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंश्योर अ रेमेडी इन द केस देयर इज़ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। अगर बिल ऑफ राइट्स में क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोहिबिट करती है। बंद ही कर दिया मैंने तो, बाद में पढ़ा